जय सिया राम बच्चों, मैं अजय प्रताप सिंह आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा ओम्स लॉ। तो ओम ने क्या कहा था? ओम ने अपने नियम में कहा था कि जो करंट होती है, किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि आपका I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। जब फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर इन चीजों को कांस्टेंट रखा जाए तब, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस बदलता है। अभी आप देख रहे होंगे, आपने सोचा होगा मैंने रेजिस्टेंस शब्द बोला, लेकिन यहाँ के फार्मूले में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो आया नहीं। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसे आएगा, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक। अगर आप I को उधर भेज दें तो V अपॉन I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इस कांस्टेंट का मतलब होता है R। तो R बराबर हो जाएगा V बाई I के, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और R आपका बेटा यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। अब आप चाहें तो इस रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होगी वो R इज इक्वल टू, चूंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट अपॉन करंट की क्या होती है बेटा? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर आपकी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है। अगर आप चाहें तो दूसरी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, जो कि क्या होती है बेटा? ओम। चूंकि इसको ओम ने बताया था या समझाया था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में, इनके नाम के रिस्पेक्ट में जो इसकी ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की, वो क्या रखी गई? ओम रखी गई, जिसका सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप सो कि आपको ओम का नियम क्या है वो समझ में आया होगा। आ गया सभी को? चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब दो तरह के सर्किट्स होते हैं, एक होते हैं ओमिक सर्किट और एक होते हैं नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट कौन से सर्किट कहलाते हैं? जो ओम के नियम को फॉलो करेंगे, जो ओम के नियम को फॉलो करेंगे उनको ओमिक सर्किट कहा जाएगा, और जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक सर्किट होंगे। ओम के नियम को फॉलो करना, इसका मतलब क्या है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी करंट बढ़ेगी वैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी करंट कम होगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। अगर ये इन दोनों का अगर रेशियो कांस्टेंट दे रहा है, अगर इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो ओमिक सर्किट होगा। नॉन ओमिक सर्किट आर दो सर्किट जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि वहां पर V बाई R इक्वल टू कांस्टेंट नहीं रहने वाला। यानी कि जितना करंट वैरी हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में उतना पोटेंशियल डिफरेंस वैरी नहीं हो रहा होगा। हो सकता है करंट ज्यादा बढ़ रही हो लेकिन उतनी उस रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस ना बढ़ रहा हो, या करंट बढ़ रही हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में आपका नॉन ओमिक सर्किट आएगा। क्लास 10 ध्यान रखेंगे आप, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है। ओमिक सर्किट के बारे में ज्यादा कंडीशन में पूछा जाता है कि ओमिक सर्किट क्या होते हैं। अब चूंकि ओमिक सर्किट में दो बातें हैं, V और I की कंडीशन है, और V और I का जो डिवीजन है वो आपको क्या देने का काम कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है जो रेजिस्ट करे। रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यानी कि जो रेजिस्ट करे, यानी कि रोकने वाला। यानी कि क्या चीज रोकने वाला? करंट को रोकने वाला। जो करंट के फ्लो को रोक रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? जो आपके करंट के फ्लो को रोक रहा, जो भी आपका सर्किट बना हुआ उस सर्किट में करंट के फ्लो को रोकने वाला रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कई बातों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने मटेरियल लिया हुआ है, यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। दूसरा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तीसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, जो कंडक्टर आपने ले रखा है उसकी लेंथ क्या है। और चौथा, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। सभी बातों में, यानी कि मटेरियल हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, और आंसर करिए आप लोग, क्या बचा लास्ट में? टेम्परेचर। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर एंड एरिया एंड द लेंथ। तो इन चार बातों पे
एरिया कई बुक्स में कई बार बेटा आपको थिकनेस लिखकर भी आएगा, थिकनेस और एरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इन चारों बातों से कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा पहले उस चीज को समझते हैं। फिर V और I चूंकि आपका यहाँ पर है तो V और I में जो ग्राफ बनता है उस चीज को भी देखेंगे, ओमिक सर्किट में कैसा बनता है। तो पहले मैं ग्राफ को ही देख लेता हूं, देन आफ्टर मैं आपको चारों बातों पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा यूनिट तक तो आप बेटा समझ ही गए हैं। अगर आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 1/R लिख दें कहीं पर भी, तो वो क्या आ जाता है बेटा, कंडक्टेंस आ जाता है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया बहुत अच्छा आंसर है, कंडक्टेंस आ जाता है। और कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चूंकि रेजिस्टेंस की ओम होती है और कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी बेटा, ओम इनवर्स, या इसको साइमन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और बोते साइमन है और रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंबल एस से। ठीक है, होप सो आपको यहां तक की ये बात ओम्स के लॉ से समझ में आ गई होगी। तो फिर से लास्ट में जाते जाते ओम के नियम को फिर से देख लेते हैं। ओम्स स्टेटेड दैट the current flowing in a conductor will be directly proportional to the potential difference across its ends when the physicals means and the temperature should remain constant. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने V और I में ग्राफ देखने की कोशिश करें तो ये V और I कैसा ग्राफ देने वाला है बेटा, देखिएगा इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोग क्लास 10th में छोटे छोटे या कम कम ग्राफ आपके बारे में भी आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे जैसे आप बेटा बड़ी क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, देन आफ्टर आप जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करेंगे, कोई भी अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां पे ग्राफ की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो ग्राफ्स को अगर अभी आप छोटे छोटे लेवल पे सीखते चलेंगे, अगर आप उससे दूर भागेंगे तो आपको बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको ग्राफ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए छोटे लेवल पे ग्राफ को अभी से सीखना जारी रखिए ना। ठीक है, तो V और I का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, चलिए उस चीज को देख लेते हैं। आपकी बुक्स में बेटा कई बार IV ग्राफ भी लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, VI ग्राफ बोलिए चाहे IV ग्राफ बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो आप x एक्सिस पे आप अपने पोटेंशियल डिफरेंस को ले लीजिए, यानी कि V को ले लीजिए, और y एक्सिस पे करंट को ले लीजिए, मतलब I को ले लीजिए। चूंकि बेटा दोनों का रेशियो ओम्स के नियम के हिसाब से V/I इज इक्वल टू क्या आया था बेटा, हमारे पास कांस्टेंट आया था। V और I का कांस्टेंट आने का मतलब ये है कि जितना V चेंज होगा उतना ही I चेंज होगा। भाई जितना V चेंज होगा उतना ही I चेंज होगा, या जितना I चेंज होगा उतना ही V चेंज होगा, तभी तो कांस्टेंट वैल्यू बनी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर V 100 है और I मान लीजिए 2 है, तो आंसर कितना आ रहा है 50। यानी कि अगर अब V को हम क्या कर दें 200 कर दें, तो I अपने आप कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या आ जाए फिर से 50 आ जाए, क्योंकि इसको कांस्टेंट बने रहना है। ओके, तो आपका V और I कांस्टेंट होने का मतलब है कि V और I जितना I चेंज होगा उतना ही V चेंज होगा। तो इसके ग्राफ को कैसा मिलेगा बेटा, ये ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि V और I, अगर I 0 है तो V भी 0 है, या V 0 है तो I भी 0 है। तो शुरुआत में यानी कि ये ओरिजिन से ग्राफ आपका स्टार्ट होने वाला है, और ये ओरिजिन से स्टार्ट होके कैसे लाइन देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। अगर बेटा ये 40 पे है तो ये भी 40 पे है, वैल्यू आपकी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। अगर ये बेटा 80 पर है तो I भी कितने पर होगा, 80 पर होगा। फिर 80/80 1 आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा 1 आएगा, कुछ भी आ सकता है, जैसे आपने यहां पे देखा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी लगातार। यानी कि जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, इन दोनों में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ग्राफ इस बात को इंडिकेट करता है कि V और I हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों का ग्राफ आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस को देने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर्स। ओके, तो अब बात है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इस चीज को सीखते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 4 बातों पे डिपेंड करता है बेटा। नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे जब डिपेंड करता है तो ये क्या कहता है। अब जैसे आपको पता होगा कि आजकल घरों में जो भी आपकी वायरिंग होती है वो कॉपर वायरिंग की जाती है। कॉपर वायरिंग क्यों की जाती है, एल्युमिनियम क्यों नहीं किया जाता, या सिल्वर क्यों नहीं किया जाता, या गोल्ड क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, तो सिल्वर तो वैसे तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर है, लेकिन सिल्वर जो कि बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा।
आपके घर के वायरिंग में अगर अभी मान लीजिए 50-60 हजार रुपए आपका खर्चा आ रहा है आपके घर की वायरिंग को सिर्फ वायर खरीदने में, तो सोचिए वो खर्चा बढ़ के कितना गुना हो जाएगा, क्योंकि कॉपर से कहीं ज्यादा महंगा आपका सिल्वर होता है। तो इसलिए हम सिल्वर की वायरिंग नहीं करते हैं, हालांकि सिल्वर अच्छा कंडक्टर है। यानी कि अभी आपको समझ आ गया कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर यानी कि कॉपर से अच्छा कंडक्टर है। लेकिन कॉपर से खराब कंडक्टर कौन है? एल्युमिनियम, उसका इस्तेमाल नहीं करते। एल्युमिनियम और भी सस्ता है, लेकिन वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है यानी कंडक्टिविटी हाई है। यानी कि रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल किस तरह का बना है, उससे क्या होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस मटेरियल में, उस बात पे उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। यानी कि जनरली आप कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम व्हिच इट इज मेड अप ऑफ, किस चीज से वो बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है। दूसरा है बेटा टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर में और इन दोनों में मुझे बहुत ज्यादा आपको इसमें बोर्ड पर समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको फेस टू फेस समझा रहा हूं। तो टेम्परेचर जो होता है उस पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आप तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन टेम्परेचर की इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जितने भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच आपस में क्या बढ़ने लगेगा? कोलिजन्स बढ़ने लगेगा। नंबर ऑफ कोलिजन मींस they will resist the flow of the current। तो सपोज करिए आप अकेले दौड़ रहे हैं। जब आप अकेले दौड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके किसी और से लड़के गिरने के चांसेस कम है। जब आपके किसी और से लड़के गिरने के चांसेस कम है, इसका मतलब आप थोड़ा तेज दौड़ सकते हैं। यानी कि आपका दौड़ना यहाँ पे समय क्या दिखा रहा है? कंडक्टिविटी को दिखा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, जल्दी दौड़ के पहुंच जा रहा है और क्या हो जा रहा है? करंट फ्लो कर जा रही है, यानी कंडक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर है और आपकी कंडीशन जब आप दौड़ रहे हैं तो वहां पे ढेर सारे रेसर्स और हैं। जब ढेर सारे रेसर्स आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनसे लड़के गिरने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि आपका जो रेस में दौड़ने की स्पीड है वो कम हो गई। यही काम यहां पर हो रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो बहुत तेजी से होल्स के साथ यानी पॉजिटिव आयंस के साथ उनका कोलिजन शुरू हो जाएगा। कोलिजन्स की वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये थी दूसरी कंडीशन। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के, जो कंडक्टर है ना उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब कई बार एक स्टिंग का ऐड भी आता है, आप लोगों ने ध्यान होगा तो उसमें क्या दिखाते हैं? गाड़ी की बैटरी या उसको खराब हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो लड़का क्या करता है? वो बैटरी के दो एंड को अपने आप से जोड़ लेता है। अब चूंकि उसकी एनर्जी अभी है, स्टिंग भी रखी है, ऐसा कहते हैं सही मत जोड़ लेना है, नहीं तो आप लोग तो राख हो जाएंगे, ठीक है। तो वो करता क्या है कि दिखाते हैं कि एक जो टर्मिनल बना हुआ है बैटरी के, जो दो टर्मिनल बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो उससे अपने आप को अटैच कर लेता है। यही काम जब आपको रियल लाइफ में करना होता है तो बेसिकली आप क्या करते हैं? किसी दूसरे गाड़ी वाले से आप हेल्प मांगते हैं या किसी दूसरी बैटरी से आप अपनी गाड़ी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। अब उस कंडीशन में जब आप अपनी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप क्या कोशिश करेंगे कि दोनों कारों जो दोनों बैटरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी बैटरी खराब हुई है लखनऊ में और आप दिल्ली में कोई आदमी वहां तार खींच के लेके चले आ रहे हैं और कहते हैं कि हम अपनी बैटरी से उसकी बैटरी जोड़ देंगे और कार स्टार्ट हो जाएगी। ये तो खैर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है ना, उतना तो बिछा ही नहीं पाओगे भाई साहब, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि आप मान लीजिए बहुत दूर है, मान लीजिए आपके घर है, आप 1 किलोमीटर दूर है या आपका कोई जो है मान लीजिए 100-200 मीटर भी दूर है, तो आप वहां से कनेक्ट नहीं करेंगे अपनी बैटरी को, क्योंकि दूरी जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा, यानी कि आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगी।
या चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाएगी या आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बात समझ आ गई? तो आपको लेंथ को कम करना होता है, तो आप क्या करते हैं, दो कारों की बैटरी को पास पास लाते हैं, ठीक है। इससे आप साबित होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा आपने प्रैक्टिकली कई बार देखा होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है एरिया। तो एरिया के क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यानी कि एरिया के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और एरिया के कम करने पर रेजिस्टेंस बढ़े, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट अपोजिट होता है बेटा, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि आपका जब मान लीजिए जब आपको बैटरी को जोड़ना है तो आप बहुत पतले पतले तारों से अटैच करके नहीं काम करेंगे, क्योंकि बैटरी में जनरली ज्यादा पावर है, कार को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा पावर चाहिए। तो आप क्या करते हैं, मोटे तारों का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर आपके जो बिजली के तार होते हैं या जो चार्जर के जो तार है, आप उनसे थोड़ा ना बैटरी को चार्ज कर लेंगे या कार को स्टार्ट कर पाएंगे। आप क्या करते हैं, मोटे वायर्स का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। मोटा वायर यानी कि एरिया क्या बेटा, ज्यादा। एरिया ज्यादा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम इसका मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा, तो यानी करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगी। तो रेजिस्टेंस इन चार बातों पे डिपेंड करता है, किसपे बेटा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चौथा टाइप ऑफ मटेरियल। आई होप सो आपको रेजिस्टेंस के बारे में ये बात समझ आ गई होगी। ध्यान रखिएगा क्लास 10 इससे रिलेट करके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन दोनों से रिलेट करके खास तौर पे लेंथ का और एरिया को रिलेट करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म बहुत आता है। जब मैं इस चैप्टर को आगे आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी करके इसके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें इसके आगे इन दोनों से एक फार्मूला डिराइव होकर आता है, क्या बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डालते हैं, इक्वल टू साइन लगाते हैं, तो वहां एक कांस्टेंट टर्म आता है, वो क्या होता है बेटा, रो होता है। वेरी गुड। और रो का सिंबल इस तरह से डिनोट किया जाता है। रो होता है आपका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब आप चाहें तो इस रेजिस्टिविटी की भी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा, ओम, एरिया की क्या होती है बेटा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, ओम मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट होगी। सिंपल है, ठीक है। इसको आप कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोज करिए आपका जो वायर का लेंथ है वो कितना है बेटा, 1 मीटर, और उसका जो एरिया है वो कितना है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में आपकी रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है। तो 1 आप मल्टीप्लाई करिए चाहे डिवाइड करिए, उससे कोई इंपैक्ट तो पड़ता नहीं आपकी इक्वेशन में। तो रो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो डेफिनेशन कैसे बनती है, तो पहले हिंदी में बात करते हैं फिर, क्योंकि हिंदी हमारी भैया मातृभाषा है, तो पहले उसमें बात करते हैं। तो 1 मीटर लंबा तार जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसके द्वारा जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वही क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ 1 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ वायर whose क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा तार जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसके द्वारा जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वही किसी भी मटेरियल की क्या कहलाएगी बेटा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करेगी, टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी, लेकिन लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं ओमिक सर्किट में जो आपके दो तरह के सर्किट बनाए जाते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, जिसका सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा और आईसीएसई बोर्ड में बच्चों न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होती है उसको एक बार समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा हम। अब बात करते हैं सीरीज सर्किट की।
तो सीरीज सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा सर्किट जिसमें जितने भी रेजिस्टेंस हैं वो सारे कंटिन्यूटी फॉर्म में लगे हों। जैसे एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर एक रेजिस्टेंस लग गया है, तो ये सीरीज में चल रहा है, एक साथ चल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा, यहाँ पे आपने टंकी बना दिया और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया। ध्यान रखिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, जो शब्द है उन्हीं में से खेलना सीखिए, उन्हीं में से चीजों को निकालना सीखिए, तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। सीरीज सर्किट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज में क्या टर्म आ रहा है बेटा, आई, यानी कि सीरीज सर्किट में जो करंट होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। अब तीन ही बातें होती है भाई ओमिक सर्किट में, रेजिस्टेंस होता है, करंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V होता है। करंट कांस्टेंट हो गई है तो वैरी क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब अगर सीरीज सर्किट बन रही है तो टोटल कितना रेजिस्टेंस आएगा, हमें इसको हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल V होगा वो किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आएगा। ऐसे बेटा आपके ढेर सारे हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने तीन सर्किट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की, ज्यादातर बुक्स में भी आपको तीन ही सर्किट के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे हो कितने भी सकते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे तीन है। अगर मैं अपने ओम के नियम को ध्यान से देखूं तो मेरा ओम का नियम क्या कहता था, V = IR। उसी तरीके से V1 = क्या हो जाएगा बेटा, IR1, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, V1 जब चेंज हो रहा है तो R1, देखिए R1 तो सीरीज में और पैरेलल में दोनों में चेंज होगा, ठीक है ना। और सीरीज में कांस्टेंट क्या रहेगा, I टर्म है ना, तो I कांस्टेंट रहेगा। तो V1 = IR1, V2 = IR2 एंड V3 = वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, अपने इन सारी वैल्यूज को अपनी इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो V = क्या हो जाएगा, IR V1 की जगह पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्योंकि बेटा आप क्लास 10th में इतने समझदार तो बच्चे होंगे ही कि हम यहाँ से I को क्या ले लें, तीनों में है ना कांस्टेंट, कॉमन ले लें। जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या लग जाएगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये हो जाएगा IR। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R = क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे जितने भी मतलब सीरीज में जुड़े होंगे तो डैश डैश करके आप लिख सकते हैं। तो सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों को कितना आया, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन सभी का सम। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा सीरीज सर्किट कौन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अच्छा होता है, सीरीज सर्किट ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए या पैरेलल सर्किट, और आपके घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज सर्किट में की जाती है या पैरेलल सर्किट में। तो सीरीज सर्किट के फार्मूले का डेरिवेशन आ गया बेटा टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप सभी को। चलिए अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट के लिए। तो चूंकि सीरीज सर्किट में चूंकि बेटा आपका क्या कांस्टेंट था, I कांस्टेंट था, तो पैरेलल सर्किट में क्या कांस्टेंट रखा जाएगा, V कांस्टेंट रखा जाएगा। पैरेलल सर्किट का मतलब क्या होता है कि वो एक साथ नहीं जुड़े रहेंगे, अलग अलग जुड़े रहेंगे, अलग अलग वायर्स के फॉर्म से आएंगे। यहाँ पे की दे दीजिए, यहाँ पे बैटरी दे दीजिए। ये बेटा R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये आपका R3 हो गया। और आपका यहाँ पे V कांस्टेंट रहने वाला, मतलब क्या वेरी करेगा बेटा, I वेरी करेगा, I2 एंड I1, और आपका V कांस्टेंट चलेगा। क्योंकि I वेरी कर रहा है यानी कि टोटल करंट किसके बराबर होगी बेटा, तो अलग अलग सर्किट में करंट जा रही है यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इन सभी के सम के बराबर होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए बेटा। अब ओम के ही नियम के हिसाब से हम I की वैल्यू को पुट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता था बेटा V = IR, तो I = क्या हो जाएगा, V by R, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V by R = यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, V upon R1 प्लस V upon
R2 प्लस V अपॉन R3। यहां से भी हमारा क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, V कॉमन आ जाएगा, देखिए तीनों में है, V कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आपका V से V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ध्यान रखिएगा ये रेजिस्टेंस नहीं आया है, ये तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, जब इन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आप लिखेंगे, उसको अपॉन करके जब जोड़ेंगे तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे बेटा हम लोग, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब आपका क्या निकल के आएगा, रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो ये आपका बेटा पैरेलल सर्किट के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव होकर आया है। तो होप सो आपको सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों समझ में आ गया होगा। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, हमारे सीरीज सर्किट बेहतर होता है या पैरेलल सर्किट बेहतर होता है, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास दो बल्ब है यानी कि दो बार रेजिस्टेंस होगा, एक का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं बेटा 2 ओम, एक का मान लेते हैं 5 ओम। अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो हमें कितना टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं इन्हीं को तो हमें टोटल कितना रेजिस्टेंस मिलेगा। तो फॉर्मूला हम डिराइव ही कर चुके थे, तो फॉर्मूले के आधार पर ही हम एक बार सीरीज में रख के देखेंगे और एक बार पैरेलल में रख के देखेंगे। तो चलिए रख कर देखते हैं। तो जब सीरीज में आप रखेंगे, मैंने क्या कहा बेटा, दो बल्ब है, एक 2 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है। जब सीरीज में रखा गया, जब सीरीज में आपने रखा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्वल टू एक बार 2 ओम है और एक बार 5 ओम है, यानी कि टोटल 7 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। अगर इसी चीज को हम किसमें करते हैं, पैरेलल सर्किट में रख दिया जाए, अगर हमारा सर्किट हो पैरेलल, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई R। एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा 10, 2 की टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ऊपर भी 5, यानी 5 प्लस 2, यानी कि 1 बाई R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 7 अपॉन 10, यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 7। यानी कि अगर आप देखें तो 7 2 जा 14 होता है, यानी कि 2 बार भी कंप्लीटली नहीं जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना बेटा, अराउंड 1.4 अराउंड, ठीक है। तो ये 1.4 रेजिस्टेंस दे रहा है और ये कितना दे रहा था 7 रेजिस्टेंस दे रहा था। तो सीरीज सर्किट में वही दोनों बल्ब मिलकर 7 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे हैं, यानी कि ज्यादा करंट को रोक रहे हैं, जबकि पैरेलल में करंट को कम रोका जा रहा है, वही बल्ब है, उतना ही रेजिस्टेंस है, लेकिन आपकी करंट का ये फ्लो ज्यादा से ज्यादा देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, और इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी करंट का फ्लो ये कम से कम देंगे। तो सीरीज सर्किट का बेनिफिट क्या होता है और सीरीज सर्किट का लॉस क्या होता है। सीरीज सर्किट का बेनिफिट बेटा सबसे ज्यादा तो ये होता है कि उसमें एक ही तार इस्तेमाल होता है, यानी कि आपकी वायरिंग का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। पैरेलल सर्किट में हमारे घरों में जो होता है बेटा वो पैरेलल सर्किट किया जाता है। ऐसा हमारे यहाँ क्यों किया जाता है, पैरेलल सर्किट में सारे कॉम्बिनेशन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि हमें देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर सीरीज सर्किट होगा तो एक ही स्विच दे दीजिए, तो एक स्विच दबाएंगे सारे अप्लायंसेस आपके ऑन हो जाएंगे, क्योंकि सब सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक की दबाया सारे अप्लायंसेस ऑन हो गए। पैरेलल में क्या होता है बेटा, सभी अलग अलग सर्किट्स के लिए, यानी कि बल्ब के लिए अलग, पंखे के लिए अलग, एसी के लिए अलग, कूलर के लिए अलग, सबके साथ सबके लिए आपने क्या किया, अलग अलग स्विचेस दिया। खर्चा बढ़ेगा, नो डाउट खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि अगर पंखा खराब है तो पंखा ही नहीं काम करेगा, बाकी सारा सर्किट आपका काम करेगा। लेकिन सीरीज सर्किट में क्या होगा, अगर एक अप्लायंसेस में कहीं खराबी आती है तो पूरा अप्लायंसेस ही आपका काम नहीं करेगा। पता लगा खराबी आई थी पंखे में, मैकेनिक आया या आप आए, शुरू से लेकर बैठे हुए सारे अप्लायंसेस चेक करे पड़े, जो सही था उसको भी चेक कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो बेहतर ऑप्शन क्या रहता है कि जहां फॉल्ट हो वही पता चल जाए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है ना। भाई डॉक्टर साहब के साथ क्या करते हैं, वो कोई भी दवा देते रहे, आपके जुकाम हो गया, आपके बुखार हो गया, कोई भी दवा देते रहते नहीं ना, वो डायग्नोस करते हैं आपकी बीमारी को, कौन सी बीमारी आपके हुई है, उसके लिए अलग अलग जांचें करवाते हैं, तब उनको कहीं जाके पता चलता है कौन सी बीमारी है, तो उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए उस पर्टिकुलर टाइप की दवा आपको दी जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप खराब जो चीज हुई है खाली उसी का सर्किट फेल हो। आप लोगों ने क्या देखा होगा, चूंकि आप लोग
इस टाइम की मैं बात करूं तो एमसीबी लगभग सभी घरों में लगी रहती है, म्यूचुअल सर्किट ब्रेकर। तो वहां क्या होता है भाई, जिस कमरे में फॉल्ट आई उसका एमसीबी डाउन हो जाएगा, बाकी कमरे अपने आप ऐसे चलते रहेंगे ना, क्योंकि उनका अभी सर्किट फॉल्ट नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पैरेलल का। तो पैरेलल में क्या, जो खराब है वो काम नहीं करेगा, बाकी सब तो आपका एज इट इज वर्क करता रहेगा। तो जो आपको खराबी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सीरीज में आपको खराबी बैठ के ढूंढिए। पुराने समय की झालरों में ये बहुत होता था। वो क्या होता था, वो सारी जो झालरें होती हैं उनमें बल्ब जो होते हैं वो सीरीज में जुड़े रहते थे। तो पता लगा बल्ब नंबर 25 खराब है, 100 जो है वो बल्बों की अगर लड़ी बनी हुई है, 25वां बल्ब खराब है, पता चला पता नहीं, वो चेक करते चले आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सारे चेक कर रहे हैं कौन सा सही है कौन सा खराब है। काफी लंबी प्रोसेस है। सोचिए अगर 99वां बल्ब खराब हुआ तो, या 100वां बल्ब खराब हुआ तो 2-3 घंटे उसी में चले जाएंगे ना। और ये पहले होता था। इसीलिए आजकल की जो भी झालरें बनाई जाती हैं जनरली किसमें बनाई जाती है बेटा, पैरेलल सर्किट में बनाई जाती है। तार जरूर ज्यादा लगता है, खर्चा जरूर ज्यादा आता है, लेकिन फॉल्ट को कैच करना, फॉल्ट को पकड़ना बहुत आसान होता है। दूसरा, अगर आपने सीरीज में ढेर सारे चीजों को जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस क्या आ रहा है बेटा, बहुत ज्यादा आ रहा है। रेजिस्टेंस जब बहुत ज्यादा आएगा तो वायर में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से क्या पैदा होगा, हीट पैदा होगी। तो आपका वायर जलने का या टूटने का खतरा बना रहेगा, भाई जल के टूट जाएगा तो जलने का खतरा बना रहेगा। तो आप बहुत ज्यादा हैवी अप्लायंसेस को फिर नहीं चला पाएंगे। उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होगा, बहुत मोटा वायर चाहिए होगा अपने घरों में इंस्टॉल करने के लिए। इसलिए भी सीरीज सर्किट आपके लिए खतरनाक होती है, ये इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। सस्ती तो है नो डाउट, लेकिन फॉल्ट ढूंढना मुश्किल है। एक ये खराबी आएगी तो सारे के सारे अप्लायंसेस बंद पड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत मोटा वायर खरीदना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपका जो है मोटा वायर की वजह से, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस हाई होगा ना, तो पतला तार होगा तो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, फायर पकड़ लेगा। तो ये सारे सीरीज सर्किट का अपना एक फायदा है, बाकी सारे नुकसान है। जबकि पैरेलल सर्किट का एक नुकसान है, महंगा। इसीलिए हमारे गांव में पहले कहावत भी होती ना, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। ठीक है, तो वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, पैरेलल सर्किट महंगा है, लेकिन क्या कर रहा है, आपको फॉल्ट ढूंढने में आसानी है, उसके अलावा हीट नहीं होगा ज्यादा। और पता लगा आपको ये छोटा सा बल्ब चलाना है तो पतला सा तार डालिए। आपने देखा होगा घरों में क्या होता है, जब तार डाले जाते हैं तो अलग अलग एमएम के तार डाले जाते हैं, आधा एमएम, 1 एमएम, 2 एमएम, क्योंकि जैसे अप्लायंसेस को चलाना है वैसे वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। होप सो आपको ओम का नियम और उससे रिलेटेड आपका जो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट है वो सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी चैप्टर को समझने के लिए जो चैप्टर का वीडियो मैंने बनाया हुआ है वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।